बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात से बात प्रोग्राम में आपका मेज़बान सलीम साथियानी। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर देखने वाले वो तमाम नाज़रीन जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हें खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, इन अशार के साथ अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने लगा हूँ कि डरता हूँ आँख खोलूँ तो मंज़र बदल ना जाए, डरता हूँ आँख खोलूँ तो मंज़र बदल ना जाए, मैं जाग तो रहा हूँ मगर जागता नहीं। तमाशा एक है रोज़े अज़ल से, तमाशा एक है रोज़े अज़ल से, फ़क़्त आंखें बदलती जा रही है। आज हम गुफ्तगू करेंगे, सोचते हैं कि आज हम क्या हैं, कल हम क्या थे और आने वाले दिनों में हम क्या होंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक रहे हैं और चेयरमैन है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस के अमानुल्लाह खान पराचा साहब। इन्हें आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस कराची के चेयरमैन हैं, कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के वाइस चेयरमैन जनाब शेख हबीब साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तीसरे मेहमान हैं, चेयरमैन हैं कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल के और माशाल्लाह बहुत सारे चैनलों के ऊपर आप इन्हें देखते हैं, बहुत पुराने साथियों में से हैं और इन दिनों सारिफ की आवाज़ के हवाले से एक रेडियो के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम कर रहे हैं शकील अहमद बेग साहब। इन्हें भी आज के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। परेश साहब, आपकी तरफ मैं आता हूँ कि माजी बड़ी हकीकत से आशना है और माजी सियासी एतबार से कैसा देखा आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब कि आपके चैनल पे आ जाए। माजी तो आपने सबने देखा कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 75 सालों में जिस तरीके से गुज़र रहा है और आज भी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो उसका मकसद था, जिस मकसद के लिए हमने पाकिस्तान को हासिल किया, और आज मैं यकीनन कह सकता हूँ हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की रूह को या उनके मज़ार पे जाकर हम लोग इंतहाई शर्मिंदा होते हैं कि हम जो उन्होंने इस मुल्क को एक कौम की शक्ल में हमें दिया था, बड़ी बदकिस्मती के साथ आज हम को मुल्क तो मिल गया लेकिन हम कौम नहीं है और हम फ़िरक़ों में और हम कौम परस्तियों में बढ़ गए, जिसकी वजह से आज हमारा ये हाल हुआ है कि हम पूरी दुनिया में हमारी पासपोर्ट की कोई इज़्ज़त नहीं। हमारे लोग बाहर जाते हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, इंतहाई ज़हीन लोग हैं हमारे, इंतहाई बड़ा करीम हमारे मुल्क की यहाँ से जाती है। लेकिन बड़ी बदकिस्मत ये है कि हमारे अपने मुल्क के अंदर इतने हालात ख़राब हैं और इतनी लूट मार हमारे अपने मुल्क में रही है कि हमारे लोगों की जब ग्रीन पासपोर्ट सामने रखते हैं तो कोई इज़्ज़त नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे भी, पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरे यूरोप में, जहाँ पाकिस्तानी पासपोर्ट रखा जाए या पाकिस्तानी ज़िलों में, वहाँ के पाकिस्तानी सफारत खाने कोई मदद नहीं करते, ज़िल्लत आमेज़ तरीके से इनके साथ सलूक हो रहा है। और आपने देखा कि कुछ दिन पहले ये भी आया कि दुनिया में ख़ुसूसन सऊदी अरब की जेलों में 90% जो फ़कीर हैं वो पाकिस्तान से गए और 10% जेब कुतरे भी उसके अंदर पाकिस्तानियों का नाम आया। ये सूरत हाल हमारी और आज तक चल रही है, जबकि हमारा वो मुल्क था जिसने कभी सिंगापुर और मलेशिया जैसे मुल्कों को जो है वो कर्ज़ दिए और कर्ज़ देता रहा। लेकिन आज और ये हमारी एयरलाइन थी जिसने एमिरेट्स एयरलाइन, गल्फ़ एयरलाइन, सिंगापुर एयरलाइन, इसको उन्होंने बनाया। बदनसीबी से आज हमारी ख़ुद की एयरलाइन का हाल देख ले। तो ये सूरत हाल माजी बड़ा तल्ख़ है। इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? मतलब इसकी बड़ी वजह ये है सलीम भाई के करप्शन, सही लीडरशिप का ना होना, और जो लीडरशिप आई उसने अपनी कुर्सी का ख्याल किया, ना पाकिस्तान का ख्याल किया, ना अपनी कौम का ख्याल किया, ना उन 24 करोड़ लोगों का ख्याल आया जो आज जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं समझता हूँ कि गरीब कब्र का हाल जो है ना, वो एक मिसाल है तो वो मुर्दा ही जानता है। ऐसे हमारे यहाँ हुक्मरान आके मुसल्लत कर दिए जाते हैं जिनके मुंह में जो पैदा होते हैं तो वो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि गुर्बत है क्या। यही आवाम तो इन्हें मुंतखब करती है और किस तरीके से। अगर भाईजान आवाम मुंतखब कर रही होती तो गिला ही नहीं था, वो ठप्पा किधर लगता है, रिजल्ट कुछ और आता है। और सबको पता है कि किस तरह से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं और कौन लोग आते हैं। तो मेरा जो गिला है वो यही है कि अगर आवाम जो है वो जब बिरयानी की प्लेट पर बिकेगी और जब वो बड़ी बड़ी पराडों और लैंड गुजरे और पीछे
हज़ारों सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड्स को देखकर ऐसे लीडरों के पीछे दौड़ेगी, तो वो कहते हैं ना करोड़ों लगा के अरबों कमाने के लिए वो आते हैं। जब ये सूरत हाल डेवलप हो जाएगी कि बंदा करोड़ों लगा के अरबों कमाने के लिए आएगा, तो जब वो आएगा तो वो फिर आवाम का काम नहीं करता। वो कहता है मैं तो करोड़ों रुपए लगा के आया हूँ, तो उससे आवाम को कहाँ पूछना है, नतीजा क्या निकला है? पाकिस्तान हर फील्ड में हर जगह पे तबाह बर्बाद है। अगर यही लोग, अपने जैसे लोग, ये पाकिस्तानी जो मुझे सुन रहे हैं, मेरा जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, अगर ये अपने जैसे लोगों को मुंतखब करे, दुनिया में हुआ है जहाँ भी लोगों ने अपने जैसे लोगों को मुंतखब किया है, अपने में से लोग निकाल के लीडर बनाए, वो मुल्क तरक्की कर गए। वो लीडर बनने के बाद भी तो फिर आगे पीछे होते हैं। मैं इस पर गुफ्तगू करता हूँ आपसे। क्या कहते हैं शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूँ कि किसी भी मईशत के लिए ताजे रीढ़ की हड्डी होता है, माजी ने क्या सिखाया और क्या दिखाया और हाल के अंदर आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, जैसे आपको पता है इस वक्त ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम, हर आने वाली सियासी जमात जो है ना, वो दावे और वादे करती है और इस पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को जो है वो सब बाग दिखाती है और अपना टाइम पूरा करती है और चली जाती है। अब ये वो शहर है, ये वो सूबा है, ये कराची वो शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं। ये सिंध का दारुल खिलाफा भी है। 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का शहर है जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं। तो दिखाया 67 से 70, बहुत बात वही आ गई जो अभी 70 से 72% रेवेन्यू ये वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। और बदकिस्मती से इसी कराची शहर के साथ जो सलूक होता है वो आपके सामने है कि बिजनेस कम्युनिटी पूरे पाकिस्तान में सब परेशान है। मैं समझता हूँ कि कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी की वजह आपकी ताजिर बिरादरी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, कभी अलग, कभी इधर, कभी उधर, कभी नहीं। देखिए, ताजिर बिरादरी का तो इसमें कोई मैटर ही नहीं है। बात ये कहने का कि पिछली जो हुकूमत आती है ना, बात ये कि एक हुकूमत चल रही थी, वो 3.5 साल का टर्नओवर था उनका। अगर वो 1.5 साल गुजारते, क्या करके जाते नहीं जाते, उनका रिजल्ट सामने आ जाता। आप 17 महीने पहले आपने एक चलती हुई हुकूमत को जो है आपने साइड करके घर भेज दिया और आपने मुंतखब हो गए। और आपने ये दावे और वादे किए थे कि मैं 100 रुपये जो है लीटर पेट्रोल बिकवाऊंगा, 180 रुपये का जो है डॉलर करवा दूंगा, तो और मैं कपड़े बेच के आटा सस्ता क्यों। तो हमारी बदकिस्मत ये कि ऐसे जब लोग आएंगे, ये कितने टर्नओवर में आए, जितने टर्नओवर में मुस्लिम लीग नून की एक बहुत बड़ी जमात है, एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन बड़ा अफसोस है कि ये सिर्फ दावे और वादे जरूर करते हैं। आज भी मोहतरमा दावे कर रही हैं कि जी वो शहबाज शरीफ आएंगे, वो गरीबों के हमदर्द हैं, वो मसीहा हैं, गैस के फ्री करवा देंगे, पेट्रोल के। तो मैं पार्टी को लेके तो चलेंगे ना, क्या चलेंगे सर? ये तो सर ये आते हैं यहाँ पे नौकरियां करने के लिए, 4 साल की नौकरी करेंगे, उसके बाद फिर अपने घर चले जाएंगे, अपने आबाई गाँव होते हैं, लंदन इनका अपना आबाई गाँव में। क्यों इनके साथ इतनी आवाम होती है, क्यों इनके साथ इतने सर आवाम नहीं होती? सर आवाम नहीं होती है। आवाम को वो कुछ लोगों को जो देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा आंसर है हमारे यहाँ। बेरोजगारी जो जब होगी ना, तो सर लोग भूख की तरह से किसी न किसी के पीछे लगी जाएंगे। तो मसला सिर्फ ये कहने का है कि इन हुकूमतों ने हमें दिया कुछ नहीं है सिवाय लॉलीपॉप के। चले अभी आप 16 महीने जो गुजारे हैं आपके सामने मौजूद हैं। और मैं ही समझता हूँ कि अभी ये जो आने के जो दावे और वादे कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनको अदालत का सामना करना चाहिए। चले वो वादे पे भी गुफ्तगू करते हैं। क्या कहते हैं शकील बेग साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि माशाल्लाह आप हमारे से बहुत पुराने दोस्तों में से भी है। आप हमारे सदू टीवी पे प्रोग्राम कर चुके, बहुत सारे चैनलों पे आपको देखते हैं, कंज्यूमर राइट्स के हवाले से आप बड़ी आवाज़ उठाते हैं। इन दिनों देख रहे हैं हम एक रेडियो की तरफ आप मूव हुए और एक मेज़बान की हैसियत से आपने वहाँ सारिफ की आवाज़ के हवाले से एक प्रोग्राम किया। तो वो तजर्बा कैसा है? एक तो आप मेहमान की हैसियत से रहे अक्सर, तो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं, फिर इसके बाद मैं सवाल की तरफ आता हूँ। जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया। और सबसे कहते हैं ना कि एज ए मेहमान जाना, गेस्ट जाना, आपने सवाल किया, मैंने उसका जवाब दे दिया। तो बड़ा मुश्किल लगा कि उस सीट पे बैठ के कि आपने सवाल करने हैं। और सवाल ये है कि आपको जवाब बड़ी जल्दी आता है। रीज़न ये है कि एक तो गेस्ट देता है, दूसरा आपको आंसर आता है कॉल पे, लाइव कॉल्स आती हैं। वो जो सुनने वाला होता है रेडियो पे ना, वो 1 मिनट नहीं लगाता, वो गेस्ट के बारे में भी बता देता है कि आपका गेस्ट क्या कह रहा है और ये गलत कह रहा है, अच्छा कह रहा है। तो मुझे ये लगता है कि रेडियो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, और मेरी आवाज़ उससे मुझे ये महसूस हो रहा है कि ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। आवाज़ भी बहुत प्यारे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसका फ़ायदा मुझे बड़ा अच्छा हो रहा है। और गवर्नमेंट के ज़्यादातर मैं ऑफिशियल्स को लेकर आता हूँ, क्योंकि सारिफ जो है ना, जो कंज्यूमर जिसको हम कहते हैं, वो इस वक्त जितने मसाइल में है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई भी हो सलीम भाई, मसला पता क्या है,
एंड यूजर जो होता है ना, कंज्यूमर होता है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, लेकिन उसको जहां अपना मसला हल होता हुआ नजर आता है वहां वो खुश होता है। रिसेंटली आपके सामने देखें, थोड़ा सा मैं चाहूंगा उस पर भी बात करूं। रिसेंटली कीमतों के ऊपर बड़ा मसला चला कराची शहर में ना, तो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस ने कुछ चीज़ों को उस पर ठीक किया। उस पर भी मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर प्रोग्राम किया, जिसको कुछ ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइजेस के जो डीजी थे उनको मैंने बुलवाया, सिंध फूड अथॉरिटी के डीजी को मैंने बुलवाया, और 2.5 घंटे कंटिन्यू मैंने लाइव शो किया उनके साथ बैठ के, और तकरीबन कोई 64 कॉल्स थी उसके अंदर, और लोगों के जो सवाल थे वो उन ब्यूरोक्रेट्स ने सुने और उसका जवाब दिया लफ्जों में दिए, और कुछ इम्प्लीमेंट करवाए, क्योंकि उसका विटनेस मैं बन रहा था, मेरा प्रोग्राम बन रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की कि जिस हद तक हो सकता है हम उसको हल करवाएं लोगों को। रीज़न पता है क्या है? एक तो महंगाई वो बंदे को मार रही है, ऊपर से वो चीज़ें जो वो कहता है बनाने वाला वो होती नहीं है, तो वो डेफिनेटली वो बड़ा परेशान। फिर ऑनलाइन के नाम से जो फ्रॉड चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने प्रोग्राम में लेकर आए, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों को शायद उस प्रोग्राम की ज़रूरत थी, जो मुझे लगा कि लोगों को उसकी ज़रूरत थी, और उस कमी को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरा किया। ठीक है परेश साहब, आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से अभी मुझे पता चला है और आपसे भी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, पिछले दिनों भी बात हुई आपसे, आपने एक पार्टी बनाई है पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस। बात सारी यही है कि जो सियासत के अंदर नहीं होता, वो इन नहीं होता, वो दूसरे के बारे में बोलता जाता है कि यूँ है यूँ है। जब वो सियासत के अंदर यानी उस सीट की तरफ आ जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें भूल जाता है, बोलता है यार असल में मैं तो उधर से यूँ देख रहा था, लेकिन जब अंदर कूदा हूँ तो मुझे पता चला, जैसे आपने देखा कि चेयरमैन साहब भी बोल रहे थे कि हमने जो है अब पता चला कि ये नहीं, तो पहले तो सब चल रहा था कि यूँ कर देंगे 90 दिन में सब चेंज कर देंगे। तो आप भी कहीं इसी तरह की बात तो नहीं करें कि देखिए हमने तो देखिए सियासी जमात बनाना ये एक काम है, लेकिन देखें कि मैं बड़ी सियासी जमातों में रहा हूँ और उनका फाउंडर रहा हूँ। तहरीक इंसाफ का मैं फाउंडर था, और भी आरिफ अलवी और ये सब मेरे नीचे एमपी लड़ते रहे। तो इसी तरीके से काफ लीग के अंदर मैं सदर रहा। मैंने देखा कि हमने इस जमात को जब हमने बनाया था तो हमारा बेसिक मंशूर यही था कि इख्तियारात ऊपर से लेके नीचे ग्रास रूट तक पहुंचा देंगे। ये बेसिक बुनियादी थी। पावर जो है और पैसा जो है अमीरों से लेके पूरे मुल्क में गरीबों पे तकसीम कर दिया जाए, इख्तियारात तकसीम कर दिया जाए। हालात इस कदर ख़राब होते चले गए कि एक आधा हिस्सा पाकिस्तान का टूट गया। कौम परस्ती, और मैंने पहले भी आपको इस पर जिक्र किया, कौम परस्ती और नस्ल परस्ती और हमारी इस सालिमियत को ख़तरनाक हद तक जोड़ के रख दिया। ऐसी सूरत में हमने सोचा कि यार एक जमात बनाई, उसमें उसके बाद उसके अंदर जो हमारे इसको हमने जिस बुनियाद पर इस इंसाफ का नारा लगा के हम आए थे, तो हमने देखा कि वो हम नहीं कर पाए। फिर हमने देखा कि इस वक्त इस मुल्क को अलाइंस मुसलमानों को हर किस्म के, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया हो, चाहे वो बरेलवी हो, कोई भी अहले हदीस हो, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, लेकिन हैं एक खुदा, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले, तो उसका हमने उसी बुनियाद पर मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम अलाइंस बनाया। और उसमें हमने ये भी गुंजाइश रखी कि उसमें चाहे ईसाई हों, चाहे इसमें सिख हों, चाहे हिंदू हों, ये भी अक़लियत भी है हमारे साथ, हमारा मज़हब इस चीज़ की इजाज़त देता है। इस वक्त अशहद ज़रूरत है। अब इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर मुस्लिम अलाइंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ आपके सामने इस वक्त फ़लस्तीन में हो रहा है, जहाँ पे हमारे मुसलमान ममालिक जो है वो सिर्फ़ खाना पूरी करके, जिस तरह कश्मीर के अंदर भी उन्होंने सिर्फ खाना पूरी की, और अब जो है जो कुछ भी आपके साथ यहाँ पे हो रहा है गज़ा में और जो लबनान में जो इसराइल जुल्म और बर्बरियत के जो उसने मसला उठा रखा है, ये देखने की बात है। एक वक्त वो था, मैं फ़लस्तीनियों को ये कहता हूँ कि ये लोग इन्होंने एहसान किया था यहूदियों पे। आपको याद है कि 1943 में हिटलर ने 60 लाख यहूदी मारे थे, और कुछ लाख यहूदियों को उसने मुल्क से निकाल दिया, मुल्क बदर किया। तो ये जहाज़ भर भर के अमेरिका भी गए, फ्रांस भी गए, क्यूबा भी गए, कनाडा भी गए। उन जहाज़ों को उन्होंने वापस कर दिया कि ये इस काबिल नहीं है यहूदियों को यहाँ रखा जाए। तो किसी ने जब ये पहुँचे तो उन्होंने एक बड़ा बैनर लगाया हुआ था, और उसमें लिखा था कि द जर्मन्स हैव डिस्ट्रॉयड आवर फैमिलीज़ एंड आवर होम्स। और उन्होंने उससे अपील की
फ़लस्तीनियों से प्लीज़ डोंट डिस्ट्रॉय आवर होप्स, कि वो कहते थे कि जर्मन्स ने हमारे घर और हमारी फैमिलीज तबाह कर दी, अब आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं। इन फ़लस्तीनियों ने इंसानियत की बुनियाद पर इनको अपने यहाँ पनाह दी। तो किसी ने हिटलर से पूछा कि इन चंद लाख को क्यों तुमने छोड़ा? उसने कहा मैंने सिर्फ इसलिए छोड़ा कि दुनिया को पता चले कि मैंने इनको क्यों मारा। ये वही एहसान फरामोश यहूदी है जिनको फ़लस्तीनियों ने अपने सरजमीन पे पनाह दी इंसानियत को बुनियाद पे, और आज उन्हीं से वो बदला लेते फिर रहे हैं। ये कितना बड़ा काम है। और पूरी दुनिया के मुसलमान इस वक्त देख रहे हैं कि जो है पूरी अमेरिकी और पूरी यूरोपीय मीडिया और वो प्रैक्टिकली वो उन्होंने असला दे रहे हैं। 8 अरब डॉलर के अमेरिका ने इमदाद दी है। अब तो मुस्लिम ममालिक थोड़ा सा शुरू हुए हैं। देखिए ज़बानी कलामी इन्होंने कई, मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंपेयर करो ना, आज देखें मोदी ने भी किस तरीके से इसराइल की हमायत की। उसने हमायत की कि हमारा जो मकबूजा कश्मीर है उसने बड़ा हिस्सा इन्हीं सुन्नी क़यादतों ने, इन्हीं मगरबी ममालिक ने, इसी अमेरिका ने इसने उनको कब्ज़ा करवाया हमारे कश्मीर पे, और वहाँ कितने लाखों कश्मीरी शहीद हो गए, हमारी बहनों की इज्जतें वहाँ लूट गई, लेकिन हवा में उड़ा दिया उन्होंने। आपको पता है कि इसी नेतन्याहू को ह्यूमन राइट की सबसे बड़ी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि सबसे बड़ा मुजरिम जो है ये नेतन्याहू है। उसके बावजूद भी हम और उसके इसी तरह अगर आप कंपेयर करें तो फ़लस्तीनियों पे गज़ा के चारों तरफ उसने जो है वो उनको घेर लिया, बिजली बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, दवाइयाँ मेडिसिन बंद कर दी हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ कल अमेरिकन सेक्रेटरी स्टेट ने जब उससे सवाल किया, आपने भी देखा पूरी दुनिया में उसको दिखाया, उन्होंने कहा कि ये जो बर्बरियत आप लोग कर रहे हो और फ़लस्तीनी बच्चों को 80 बच्चे आज मरे, तो वो बार बार कहे यू डोंट टॉक, तुम्हें नहीं आता उस सहाफ़ी को बार बार कहे, वो सहाफ़ी उसको बार बार कहता था कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि ये 80 बच्चे शहीद हो गए, तो वो कहता उसकी बात न करो। उसने आज़ादी की जंग लड़ने वाले उनको वो टेररिस्ट कह रहा है कि जो अगर आप इतना बड़ा काम किया है हमास ने, मैं कहता हूँ इस्लाम का सर फख्र से बुलंद हो गया। आज वक्त आ गया है, मुसलमान लीडरों का भी आज इम्तिहान है कि मुसलमानों, चाहे उसमें पाकिस्तान हो चाहे उसमें 34 मुसलमान ममालिक हैं, एक ऐसा लीडर खुदा पैदा कर दे जो ये ना कहे कि अब जंग रोक दो। अगर हिम्मत कर ही ली है हमास ने, हिम्मत कर ली है वहाँ के मुसलमानों ने, हमें ये नहीं कहना है कि वो फ़लस्तीनी भाई हमारे, नहीं, हमारे मुसलमान भाई हैं। एक कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमा पढ़ने की, अब उस कलमे की लाज का टाइम आ गया है। अब मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि एक फ़लस्तीनी खड़ा हो गया बैतुल मुक़द्दस में और उसने आवाज़ लगाई मुसलमानों को, मुसलमान लीडरों को कि अब जिहाद का वक्त आ गया है। कोई मोहम्मद बिन कासिम, है कोई आपका कोई ऐसा लीडर जो आए और आज हमारे साथ खड़ा हो? ज़बानी कलामी बातें तमाम मुसलमान लीडर करते रहे, कर रहे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया, मतलब प्रैक्टिकली तौर के ऊपर जाना है। ना तो हमने उनको कुछ, ना सवाए कपड़े पहुंचा दें, सवाए हम दवाइयाँ पहुंचा दें, चावल की 4 बोरियां ले जाने के लिए तुर्की बेचैन हुआ है। तो भाई हमें यही हाल हमने वहाँ कश्मीरियों के साथ किया। तो वो जो पाकिस्तान के लिए कट मर रहे थे, आज वो भी कब तक वो पाकिस्तान का नारा लगाते रहेंगे? जो जिस तरीके से फ़लस्तीन में यहूदियों ने अपनी उनकी ज़मीनों को लेकर अपनी आबादी को गैर कानूनी तरीके से बढ़ाया, आज भारत वही काम कर रहा है ना। 35A की धज्जियां करने के बाद यही काम आज आप करने जा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो चाहे मुसलमानों की हुकूमत हो, प्रैक्टिकली हमें फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं, मतलब अमली देखें, अमली। और ये इतना ख़तरनाक काम किया है ये जो जिसपे सवार है, भूत सवार है मगरब के पर, और पूरा मगरब मीडिया इसराइल का हमायती बना हुआ है। कोई एक मुसलमान मुल्क दिखा दो जिसने उसकी प्रॉपर तरीके से उस तरह से हमायत की हो। थोड़ा बहुत हो सकता है कि आए इसके ऊपर। शेख साहब आपकी तरफ आता हूँ कि जिस तरीके से ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और आपकी अगर मैं राजनपुर की पहले ताजिर बरादरी की तरफ पूछ लूँ कि फिर उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ कि क्या ये राजनपुर में क्या होने लगा, क्या कोई कन्वेंशन वगैरह हो रहा है, उसका क्या मकासद है, वो क्या दिखाना चाह रहे हैं? देखिए, राजनपुर में जो कन्वेंशन होने जा रहा है वो मरकज़ी तंजीम ताजिरान पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होने जा रहा है। मसला है कि राजनपुर में आपको पिछले दिनों पता होगा कि 54% जब बारिश आई उसका फ्लड हुआ,
और 54% हिस्सा जो है पाकिस्तान का वो ज़ेर आब आया, जिसमें वो इलाका बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। वहाँ के लोग आज भी परेशान हैं। फिर हम तो हुकूमत वक्त से सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि कम से कम कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज़्म हो कि इन लोगों को पिछले 1 साल से अभी तक ना सिंध के जो अंदरूनी सिंध में जो लोग बैठे हुए आज तक उनको भी बेचारों को कोई इमदाद इस तरह नहीं पहुंची। इसी तरह राजनपुर के अंदर भी मामला थे। तो कम से कम इन 2-4 इलाके जिन जगहों पे इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है उनमें हुकूमत वक्त को चाहिए था कि इनके बिजली के बिलों को रिलीफ दे देते, इनको ख़त्म कर देते, इनके गैस के बिलों को माफ़ कर दिया जाता, इनको मज़ीद कोई मकसद ऐसी चीज़ें दे दी जाती जिससे कि उनके आंसू पोंछ दिए जाते, या इनको कोई पक्के मकानात बना के। हमने दावे वादे तो हम सब करते, लेकिन अमली जामा हम कोई पहनाने के लिए तैयार नहीं है। तो एक आवाज़ बन रहे हैं बिजनेस कम्युनिटी की मिल के, एक ताजिरों के हवाले से कि भाई इस मामला को देखें। फिर ये जो माशी बहरान पूरे पाकिस्तान में कि आप देखें खाने पीने की जो एशिया है वो गरीब की पहुँच से दूर हो गई। एक आम 30-40 हज़ार रुपये की तनख्वाह कमाने वाला शख्स जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता, चाहे वो कराची शहर हो या पाकिस्तान का कोई भी शहर हो। तो मैं ही समझता हूँ कि हुकूमतों को भी ये भी देखना होगा। अब जो इस वक्त केयर टेकर हुकूमत जो काम करने जा रही है, देखिए इलेक्शन हमारा मसला नहीं है। इलेक्शन आप करने जा रहे हैं, इलेक्शन अगर आप करेंगे तो 60 से 70 अरब रुपया ज़ाया होगा, इस वक्त ज़ाया होगा। मतलब इस वक्त इलेक्शन की ज़रूरत नहीं चाहिए। है। देखिए इस वक्त इलेक्शन की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि पहले हमें पाकिस्तान के जो मामला थे मईशत को ठीक करना है। लेकिन आइन भी तो ये कह रहा है, लेकिन आइन के मुताबिक इलेक्शन तो आइन में तो 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। पिछले 90 दिन में इलेक्शन कराया आपने? मसले मसाइल भी थे, नहीं कराया ना। 2 सूबों के अंदर हुकूमत खत्म हो गई थी, कराना था ना फिर आइन और कानून के मुताबिक। तो आइन और कानून के मुताबिक आपने तो आइन तो बात ये कहने का आइन सिर्फ गरीब आदमी के लिए, बड़े लोगों के लिए आइन और कानून कोई चीज़ नहीं है। आप देखिए ना दार साहब आए, उनके आते हुआ उतरते ही सरजमीन पे कहते देखो मेरे अभी उतरा नहीं, उससे पहले जो है डॉलर ने रिवर्स मार लिया। कितने फख्र से ये बातें कर रहे थे, तो झूठ बोल के। मतलब अभी जो डॉलर का नीचे जाना ये कोई देखिए डॉलर का नीचे जाना सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस वक्त जो हुकूमत जो काम करी, काकड़ साहब जो काम कर रही है, जो इनकी मैनेजमेंट टीम काम कर रही है, मैं इनको खैरात तहसीन पेश करता हूँ। इसलिए कि ये लोग जो कौम ने पैसा जिन लोगों ने लूटा है, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, जिन लोगों ने यहाँ का पैसा बर्बाद किया है और अपनी मनी रौंडी करके अपने पास दबा के रखा हुआ है, ये इनसे बाजियाब कराएं। इसी तरह तमाम सियासी जमातों से भी इसी तरह ये पैसा लिया जाए जिन्होंने करप्शन किया है, ताकि इस मुल्क की मईशत बेहतर हो सके और IMF को जो है पैसे दिए जा सके ताकि हम अपने सिस्टम को अपने मुताबिक चला सके। देखिए गरीब आदमी की तनख्वाह या 20,000-25,000 रुपये, वो या तो बिजली का बिल भर दे या अपने बच्चों के लिए रोटी ले ले। लेकिन तो इतना एकदम आप देख रहे हो ना, बहुत ही पेचीदा मामला है। इसको एकदम 1-2 दिन के अंदर तो यानी एक आदमी नहीं सर, देखिए मैं कह रहा हूँ ना, बात ये कहने का ये चले ये कहते हैं कि हम जनवरी या फरवरी में इलेक्शन करा देंगे, चले जी इलेक्शन कमीशन कह रहा है, हम कहते हैं ठीक है। तो अभी इनके बाद 3 से 4 महीने है ना सर, ये जो काम कर रहे हैं ना 4 महीने के अंदर सर, वो काम के बेस बनाएंगे, फिर बाद में फिर वो सियासी पार्टी 307 रुपये का डॉलर था, ठीक है ना। और पेट्रोल के भी रेट, अभी पेट्रोल तो इन्होंने 54 रुपये बढ़ाए, लेकिन रिवर्स करने जा रहे हैं इस हफ्ते में इंशाल्लाह ताला। आपको कुछ कभी हम तो कभी ये भी सुन रहे हैं कि हो सकता है और भी बढ़ जाए। नहीं ऐसा नहीं है। वो इंटरनेशनल मार्केट में जो आप बात कर रहे हैं उसका फ्लो नहीं यहाँ इसमें पाकिस्तान पे नहीं आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। मसला सिर्फ यही कहने का है कि अगर ये जो काम कर रहे हैं इस वक्त, अगर इस काम को कर, देखिए इस काम को कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। करप्शन के पैसे कोई सियासी जमात एक दूसरे से ले ही नहीं सकती, ना निकलवा सकती है। तो जो काम ये इस वक्त कर जाएंगे तो मईशत मजबूत हो जाएगी, हमारा पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इनको इसी तरह काम करते रहना चाहिए और ये पैसा इसी तरह इनसे वापस लिया जाए। ठीक है, आपसे और मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। अच्छा, आपकी तरफ आता है शकील बेग साहब, माशाल्लाह जिस तरीके से हम हुकूमत की बात कर रहे हैं, फ़लस्तीन की बात हो गई। मैं आपको उससे सिर्फ कराची की तरफ आता हूँ, 1-2 सवाल लेके फिर आपसे पूरा के पूरा पाकिस्तान के हवाले से भी गुफ्तगू करूँगा। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ बल्दियाती सिस्टम के अंदर, जैसे मेयर साहब आए हुए हैं, इसी तरीके से कमिश्नर साहब भी कुछ एक्टिव नज़र आए, जिस तरह आप सारिफ की आवाज़ के अंदर भी बात कर रहे थे, अब से काफ़ी लोग मुंसलिक होने लगे। तो क्या चेंज नज़र आ रहा है, क्या चीज़ें देखी है आपने? जी, असल में देखें इसमें तो खैर कोई शक नहीं है, हबीब शेख साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ये काम पॉलिटिकल हुकूमतों में भी हुआ है। शुएब अहमद सिद्दीकी साहब यहाँ कमिश्नर थे, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं और बहुत लेट आवर्स तक मीटिंग्स होती थी। लेकिन एक चेंज जो अभी मुझे नज़र आया, सलीम राजपूत साहब जब अभी कमिश्नर आए तो इनकी विल नज़र आई, इनका ये मुझे महसूस हुआ। एक तो तमाम चीज़ें इस तरह थी कि मुझे याद है जब जोड़िया बाज़ार के अभी जो सदर थे वो तशरीफ़ लाए रहू भाई, तो डिप्टी कमिश्नर जो वेस्ट थे वो इतनी बड़ी तैयारी करके आए हुए थे कि रहू भाई अपने कहने लगे जी डॉलर इतने का हो गया, ये इतने का हो गया, ये दाल इतने की आ गई। तो उन्होंने हर चीज़ उससे पहले उनको उस पर दिखाई कि भाई आप देखें ये
इस मुल्क से चली, इधर आई, इधर से फिर ये हैदराबाद गई। रऊफ भाई थोड़ी देर के लिए सर नीचे करके बैठ गए और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो ये रेट लेकर आए हैं ब्यूरोक्रेट्स, ये बिल्कुल ठीक है। और ये बिल्कुल इन्होंने जो, क्योंकि इससे पहले होता ये था कि कोई जोड़िया बाजार से रेट ले रहा है, तो कोई वाटर पंप से ले रहा है, कोई यूपी से ले रहा है, डिफरेंट मार्केट से रेट लेकर उसके बाद वो इंप्लीमेंट कर दिए जाते थे। एक ये चेंज हुआ, दूध के रेट्स पे भी काफी तब्दीली हुई, लेकिन चूंकि वो सुना हाई कोर्ट में चला गया मामला, लेकिन गोश्त का हमारे यहाँ पे ये वाला ज्यादा सिस्टम है। अगर अब कोई ये भी देखिए, चीज़ ये होती तो है अब इस पे जब कोर्ट में चला जाए तो डेफिनेटली हम उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते। अब वो अदालत फैसला करेगी क्या होता है। अब जाने वाला चला गया, उसके बाद कमिश्नर कराची है, वो भी है। लेकिन मैं एक चीज अर्ज कर दूं कि देखें, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है ना, कुछ चीजें तो डॉलर से जुड़ी हुई थी, क्योंकि 178 का वो जो मौजूदा कासम के अब्बू छोड़ कर गए थे, 178 का डॉलर छोड़ के गए थे। वो डॉलर जंप करते 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 वो चला गया 300 से, और जैसे 307 का है, लेकिन हमें मिल उस वक्त 325 रुपए का था। ठीक है जी। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब ये केयर टेकर सेटअप आया पूरे पाकिस्तान में, अब केयर टेकर सेटअप ने किया या किन्होंने किया, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन अलबत्ता ये जरूर फर्क पड़ा कि सिर्फ उनके कहने से, मैं कहता हूं यहां कराची में आके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिस तरीके से ताजरों से मीटिंग करके गए और वो इनको बरमला कह के गए कि अब अपने अंदर सुधार लेकर आ जाइए। अब डेफिनेटली, अब मैं जब देख रहा था एक खबर उस दिन के लियारी के इलाके से डॉलर बरामद किए जा रहे हैं, मैं खबर देख रहा था कि जनाब एक डॉलर गाड़ी में जा रहे हैं और उनके ऊपर ब्लैक कलर किया हुआ है, और फिर उसके बाद जब वो तहकीकात की गई तो उसका फिर केमिकल आ गया, वो उसको बाद में वॉश कर दिया गया। अंदाजा कीजिए कि करप्शन के भी ऐसे ऐसे तरीके। अच्छा, ये कौन करता है? यही पॉलिटिकल लोग करते हैं, यही सियासी लोग करते हैं। और फिर जब एक जाता है तो वो दूसरा उसकी टांग खींच रहा होता है। क्योंकि हम तो सियासत से बहुत दूर हैं, लेकिन हम देख रहे होते हैं ना, देखते हैं, हमें पता चलता है कि इस वक्त कौन मीम के पीछे पड़ा हुआ है, कौन नून के पीछे पड़ा हुआ है, कौन मतलब डिफरेंट लोग ABCD के पीछे पड़े हुए होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं देख रहा था, मैं स्टडी भी कर रहा था कि किस तरह निज़ाम ठीक हो सकता है, ये चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं। क्या हमारी सियासी लोग और हमारी इस्टेब्लिशमेंट एक नहीं हो सकती? एक हो सकती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि तुर्की में ये एक किया गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सदर बना दिया गया था और एक को वजीर आज़म बना दिया गया था। निजाम को बेहतरीन तजर्बा भी तो नहीं हुआ ना, अभी तक हमारे यहाँ नहीं हुआ है। वो मुशर्रफ साहब के टाइम पे था सर, वो मुशर्रफ साहब के टाइम पे, उसमें आप देखें ना, फिर आर्टिकल 6 भी तो उन्हीं पे लगवाई। आप देखें ना, यहाँ छुरा भी तो घोंपते हैं। मसला ये होता है कि आज कहते हैं आप बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो अब एस्टेब्लिशमेंट भी सोचती है। देखिए बोलता वही है, जैसे अभी जो सीट के ऊपर नहीं, अभी आप भी सीट पे आ जाएंगे तो फिर उसके बाद नहीं, जो देखें पॉलिटिकल लोग हैं, देखें हम तो सियासी लोग हैं ही नहीं ना। मैं ये कहता हूं कि हम तो जो देख रहे हैं, मुझे याद है एक हमारी साबका वज़ीर आज़म साहिबा, उन्होंने कहा कि असल में एक ही हमाम में सब नंगे हैं। अब मसला ये कि हमाम में देखना है नंगे कौन कौन है। अब वो नंगों को देखना चाहिए कि अब वक्त आ गया है कि अब कपड़े पहन लें। अगर उन्होंने कपड़े नहीं पहने तो उनको कपड़े पहनाने वाले आ गए, अब उनको सुधारने वाले आ गए। अगर वो डॉलर को पीछे ला सकते हैं ना, तो इनको भी सीधा कर सकते हैं। और मैं ये समझता हूं, पीरियड नहीं है ना सर, टाइम पीरियड की बात करें, मेरा ख्याल है कि अगर इस चीज को सुधारने में, अगर आप ये बताएं ना, पंजाब की हुकूमत कब खत्म हुई, तो 90 डेज तो काफी गुजर चुके उसको, तो वो चल रही है ना। मतलब अगर इलीगल है तो जो चीफ आपके थे, सियासत से हटके अगर सियासतदान से अगर पूछा जाए तो वो तो कहता है आइन के मुताबिक इलेक्शन। सर अगर एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया पंजाब की हुकूमत का? 90 डेज का चली गई। सब कहते रहे इलीगल इलीगल इलीगल, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखें, बात ये, मुल्क को अगर सही करना है, स्पेस देना चाहिए, थोड़ा स्पेस दें, और ताकि मुल्क को खड़ा करें। अभी इस वक्त अगर मुल्क, आप मुझे बताएं, यहाँ से आपकी करीम जैसे सर ने शुरू में कहा कि यहाँ से ऐसे काबिल बच्चे चले गए बाहर, क्यों गए वो? यहाँ क्या पैसा नहीं था? नहीं था। अगर वो पैसा कमाते भी तो मुझे बताएं वो घर कैसे चलाएंगे, वो अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, वो स्कूल बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, खाएंगे कैसे, पेट्रोल कहां से डलवाएंगे? अगर कोई उठ के 1,000 रुपए का पेट्रोल डाल के और फिर गीत गाने लग जाए तो उस बेचारे का तो 1,000 रुपए का पेट्रोल तो 4 दिन चलेगा, 5 दिन चलेगा, 6 दिन चल जाएगा, लेकिन वो बाकी क्या करेगा? तो कर रहा है ना, दे तो रहा है। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल, उसके अंदर एक बात ये है कि क्यों आप फिर भीख मांगने पे लगा रहे हैं लोगों को? आप उनको वसाइल दें, आप उनको इस तरह करें।
करें। आप देखें, एक चीज ध्यान में रखें कि बजाय मैं ये कहूं कि दस्तरखाने ही आके खाना खाओ, ओ भाई बिल्कुल खाना खिलाओ, लेकिन हमें चाहिए कि उस दस्तरखान से बेहतर है कि हम उसको इस तरह कर दें कि वो दस्तरखान लगा सके, वो अपनी फैमिली को, वो मर्द बैठ के उस दस्तरखान पे खाना खाता, कभी उसकी घर में जाके फैमिली उसके ध्यान में जो खाका तैयार होता है नहीं, वो सही है। मैं एक की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल सब की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक को नहीं कह रहा। मेरा आप क्या समझते हैं कि जो दस्तरखान लग रहे सर, मैं आपको अगर दस्तरखान का वाकया सुनाऊं कि मर्डर होता है, वो आदमी वहां खाना खाता है और शाम को घर चला जाता है, कोई 10 रुपए दे देता है, उसको 20 रुपए देता है, यहाँ वो बेलचा रखता है, घर चला जाता है, और बीवी कहती है तुम पैसे मुझे नहीं दे रहे हो, वो कहता है कि मैं दूंगा। उसके छोटे भाई ने कहा जी सुबह निकलता है, दोपहर के एक दस्तरखान मिलता है उसको, फिर पैदल चलता हुआ जाता है, एक और दस्तरखान मिलता है, वहां से वो खाना खाता है, शाम को घर आ जाता है, बकरे वो खाता है, बीवी बच्चे घर में भूखे पड़े हुए। मेरा मकसद ये है कि आप उसको इतना खुद कफील करें, वो कमाए, वो कमाने की तरफ जाए, आप उसको वसाइल दें। देखिए बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो लोगों को रोजगार प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, रोजगार नहीं कर सकते तो कम से कम छोटे छोटे कारोबार करवाएं उनको, ताकि कम से कम वो खुद कमाए। और ये जरूरी हो गया अब, क्योंकि जिस तरह के हालात है ना इस वक्त, आप देखें ना, बेचारे खिलाने वाले तो पीछे नहीं हट रहे। मैं उनको खुदा ना खास्ता ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं लेकिन अब स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। स्ट्रेटेजी नहीं बदलेंगे तो हम मजीद लोग बेरोजगार करेंगे। पराजा साहब, आपको भी बहुत तजर्बा है सियासत के प्लेटफॉर्म से भी, जिस तरीके से शकील बेग साहब बिल्कुल वो कह रहे। अच्छा, मैंने एक और भी चीज़ देखी, इसके ऊपर पता नहीं कौन लोग, आप लोग तीनों में से कौन एग्री होता है, सिर्फ एक एक जुमलों कहना चाहूँगा। मैंने अक्सर देखा है कि जो भी दस्तरखान लगते हैं वहाँ एक कोई मरकज़ बन गया है जहाँ 6-6, 8-8 दस्तरखान लगे हुए हैं, फिर कोई ऐसा एरिया जाता है फिर उसमें भी 3-3, 4-4 लगे। मतलब ये क्या, ये दौड़ चलती है, ये क्या है? यानी ये कुछ समझ में नहीं आता कि एक जगह अगर आपको वाकई ज़रूरत है जहाँ कोई लोग नहीं पहुँच सकते, वहाँ का दस्तरखान वो, क्योंकि वो हाईलाइट नहीं होता, और यहाँ के दस्तरखान हाईलाइट होते हैं। ये क्या मतलब, इस पर क्या देख रहे हैं? ये शकील साहब ने बात की है ना, ये 16 ने सही बात की है। इन्होंने जो जिस चीज़ पे किया कि बजाय आप दस्तरखान लगाने के लोगों को आपने भीख मंगाना सिखा दिया। एक एनजीओ, हमारी एक एनजीओ है, ह्यूमन राइट फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, उसने हमने एक तजुर्बा किया। हमने एक शख्स को डिफेंस के सऊदी एम्बेसी के पास हमने उसे फ़कीर बना के खड़ा कर दिया। हमारे लोगों ने एक शख्स को ठेले पे फ्रूट सब्जी वगैरह उसको रख के दी कि बेचो। फ्रूट सब्जी वाले ने पूरा दिन लगा के शाम को जो उसको हिसाब दिया तो वो 450 रुपये दिए, और जबकि जो भीख मांग रहा था वो वही उसी हिसाब से रात को 7 बजे उसने 6,500 रुपये ला के दिए। तो मुझे ये भीख मांगने की आदत डाल दी है, और वो जाता है, उसकी बीवी बच्चों तो भूखा मर रही है ना, उसको बजाय आप यही पैसे से आप उसके घर को एक छोटी इंडस्ट्री लगा दें, या एक ऐसा कॉटेज इंडस्ट्री लग जाए, कोई पीवीसी पाइप की फैक्ट्री लग जाए, कोई छोटी केबल की फैक्ट्री लग जाए, सराई मशीनें लेके उसको गारमेंट्स फैक्ट्रियाँ लगा दी जाए, छोटे छोटे काम करवा दी, जहाँ पे 10-10, 15-15 आदमी जो लेबर टाइप के, उनको लेबर जो पढ़े लिखे हैं उनको ऊपर कर दे। ये सिस्टम जहाँ पे बकरे और मुर्ग मसल्लम और कौरमे की हेडिंग लगी हुई है, बड़े बड़े चीज़ें लगी हुई हैं, आप जाएं गुजरे उधर से तो कौरमा लगा हुआ है, बिरयानी लगा हुआ है, मेन्यू लगा हुआ है, कहता है किसको ये मिलेगा। तो आप मुझे बताएं कि वो काम क्यों करेगा? वो हद हराम बना दिया आपने उसको। आप देखें, ये भी हो सकता है मतलब आप इनके साथ बैठेंगे तो आपको सेटिस्फाई भी करेंगे अच्छे तरीके से। 90% उन लोगों को पराजा साहब वो तो सेटिस्फाई भी करेंगे कि भाई हमने क्यों लगाया, क्या वजह है, क्या चीज़ है, वो सुन्नत की बात करेंगे। प्रैक्टिकल बात, हम ये कंज्यूमर चलाते हैं, शेख साहब कारोबार चलाते हैं, मैं भी कारोबार भी करता हूँ, सियासत भी दोनों देखता हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ये हमने उनके नफ्स को मार दिया है, इज्जत उनकी ख़त्म हो चुकी है। अगर यही वो थोड़ा से पैसे रख देते कि यार 200 रुपए का खाना है तो ये 50 रुपए दे दें, तो कम से कम उसको पता लगता कि यार मैंने पैसे देके खरीदा है। आपने उसको तबाह बर्बाद कर दिया। अच्छा, इसके मेरा प्रोग्राम थोड़ा दूसरी तरफ चला गया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जिस तरीके से आपने मुस्लिम पाकिस्तान मुस्लिम अलायंस भी बनाई है, तो अभी अब गुज़श्ता दिनों दुबई वगैरह भी होकर आए, तो क्या वो सिर्फ आपका उस सियासी दौरा था या वैसे तंजीमी दौरा था? जहाँ मैं मुख्तलिफ खलीजी ममालिक में गया, जहाँ लोगों ने बहुत भरपूर तरीके से हमायत की और कहा कि भाई आप बिल्कुल, हमने हमारा जो मंशूर है बड़ा सिंपल है, हम चाहते ये हैं कि इस मुल्क में ऐसी क़यादत आ जाए, नीचे के नौजवानों की क़यादत आए, 25 से लेकर 50 साल के लोग क़यादत करें, बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो इनको एडवाइस करें। आप कह रहे बड़े और वो लोग नौजवान की बात कर रहे हैं? नौजवान की मैं बात करता हूँ कि 25 से 50 साल से ऊपर के लोगों को इस वक्त हुकूमत में आना चाहिए,
और जो उससे बड़े लोग हैं वो उनको एडवाइजरी काउंसिल्स में रखा जाए, ताकि ये मुल्क कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी, दुनिया ने नौजवानों का टाइम है और नौजवानों में हिम्मत भी है, काम करना भी जानते हैं, उनको हम इस वक्त दे सकते हैं। ये 75, 74 साल के बुढ़े कोसट अगर काले रंग के और बाल लगा के सरों पे आ जाए और काला करके नौजवान बन के अपने आप को वो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं इस वक्त हमारे नौजवान को। कोई किसी अंदाज में कर रहा है, सोशल मीडिया इतना ख़तरनाक हद तक हमारा, कोई आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान से बड़ा कम सोशल मीडिया चल रहा है। भारत, इसराइल, यूरोप और अमेरिका से हमारा सोशल मीडिया कंट्रोल हो रहा है, अरबों रुपए उसमें खर्च होता है। जो हमारे जैसे लोगों की जो सियासी जमातें, जो गरीबों की जमात है, जो गरीबों की नुमाइंदगी करते हैं, उनके पास इतने वसाइल नहीं है लोगों तक खबर पहुँचाते हमारे लोगों का टाइम गुजर रहा है। लेकिन जब ये दूसरी जमातें जिनको अरबों खरबों के बाहर से फंड मिलते हैं, वो इन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं, ब्लैक इमोशनली हमारे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं और लोग भी उन्हों को देखकर ब्लैकमेल हो रहे हैं। तो वक्त आ चुका है, हमें कोई MLA MPA नहीं बनना है, ना शौक है, हम सिर्फ चाहते ये हैं कि हमारा ये लोग 25 से 50 साल वाले लोगों को मुल्क बचाने का इस वक्त सवाल है। मुल्क को इस वक्त कितने लोग आपसे जुड़ना शुरू हुए? लाखों हैं हमारे। हमने 5 लाख का जलसा इसी शहर में किया है, हमने लाहौर में किए हैं, हमने फैसलाबाद इसी पार्टी की पाकिस्तान मुझसे बने जलसे आप देखें सोशल मीडिया में, बड़े बगैर वसाइल के लोग हमारे पास जुड़ते आ रहे हैं। आज भी सैकड़ों लोग नौजवान दूसरे आ रहे हैं, हमारे मंशूर को देख के आ रहे हैं। हमारे में क्या अट्रैक्शन है, उनको पता हम सीधे साधे लोग हैं, हमारे लोग, हमारी पार्टी के लोग सीधे साधे हैं। कोशिश हमारी ईमानदारी के साथ ये है कि हम इस मुल्क को ऐसे लोगों के हवाले करें जो पाकिस्तान बचाया जा सके। मतलब आप सारा थिंक टैंक दे रहे हैं उनको जिस तरीके से। अच्छा, आपकी तरफ आता हूँ शेख साहब, इस वक्त जो मौजूदा, क्योंकि वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैं इसी के अंदर आपसे ये पूछूंगा कि आप जो है इलेक्शन के हक में है या आप चाहते हैं कि थोड़ा सा डिले होकर हमारे पाकिस्तान के पास ये जो केयर टेकर हुकूमत को टाइम मिला उसके अंदर कुछ बेहतरी की सूरत लाके थोड़ा सा डिले होगा, ये क्या करेंगे? देखिए, इलेक्शन तो होना चाहिए, जमहूरियत का हुस्न है, इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन हम पहले करा दीजिए। पिछले 1.5 साल के अंदर 2 दफ़ा जो टाइम गुजरा है, कानून को हमने 90 दिन वाले को नहीं माना। तो जब इतना डिले हो गया तो अब केयर टेकर हुकूमत को चाहिए कि देखिए तमाम सियासी जमातें एक दूसरे से जो है ये करप्शन का सिलसिला नहीं जोड़ सकते। ये इस वक्त केयर टेकर हुकूमत जो है ना, अगर ये चाहे तो सारा कुछ हो सकता है कि ये इतना कुछ करके दे दें आने वाली सियासी जमातों को कि आने वाले लोग इतना मतलब ट्रेन गाड़ी पे इसको पटरी पे चढ़ा दें, इनको दिखा दें कि सियासतदानों को आईना दिखा दें कि देखो काम हो सकता है। लेकिन ये डॉलर जिस तरह रिवर्स हो रहा है, इसी तरह खाने पीने की अशिया, मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत वक्त जो काम कर रही है, इसको अगर थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा करके देखे जा सकते हैं। मतलब याद रखा जाए इस वक्त पाकिस्तान जी, वो भी एक पार्टी के चेयरमैन रहे, बाप पार्टी के, तो ये वो सियासतदान को बिल्कुल देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त देखिए सारे तो उसके अंदर वो नहीं है, उसमें आप देखें जो लोग मौजूद है ना, क्रीम इस वक्त जो मौजूद है सर, 2-3 अफराद आप नाम लेंगे, इसका चौथा निकलेगा नहीं। तो बात ये कहने का है कि बहुत छोटी सी कमेटी है लेकिन काम बहुत शानदार कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बुनियाद लग रही है। आप ये समझ लें कि अगर ये बुनियाद लग गई तो पाकिस्तान हमारा फर्क हो जाएगा। आर्मी चीफ को देता हूँ, उन्होंने किया। मैं आपको बताऊं कि मैं इस सियासी आर्मी चीफ का तो हमारी बदकिस्मती देखें, इन सियासतदानों का सुन लें, एक मिनट आपकी बात कर रहा हूँ, इन सियासतदानों की तो हमारी बदकिस्मती है कि आर्मी चीफ जब सीट से हट जाता है तो ये उसकी बुराई शुरू करता है। आर्मी चीफ ने बुरा किया तो बुरा कहेंगे ना। नहीं पहले आर्मी चीफ उस वक्त क्यों नहीं कह रहे, उस वक्त आंखों में आके डाल के कहे ना। आज जनरल आसिफ मुनीर साहब पाकिस्तान के चारों सूबों में बिजनेस कैबिनेट से मुलाकातें कर रहे हैं, लोगों को मुतमईन कर रहे हैं। तो अगर सियासी जमात उस दौर के अंदर जनरल बाजवा साहब थे ना, तो ये हुकूमत को चाहिए था ना कि बैठ के बात करते। तो सर जाने के बाद आप किसी की बुराई करते हैं, आपके लिए कहूंगा। जी जी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी इस बात की तायीद करता हूँ। ये आर्मी चीफ दूसरे अगर आर्मी चीफों से कंपेयर किया जाए तो उनका तो आया है स्कैंडल। इस आर्मी चीफ ने बिल्कुल नए तरीके से पूरे पाकिस्तान के अवाम को इकट्ठा किया, बिजनेसमैनों को इकट्ठा किया और लोगों का उस पर भरोसा है। आज का आर्मी चीफ पाकिस्तान का आज जो लोग मुतमईन है मुसलमान आदमी, आज जो मुतमईन है आर्मी चीफ साहब से, सिर्फ इसकी वजह ये है बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान आज मुतमईन है इस बात से कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान फिर आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करेंगे। और जब भी आपका दुआ के लिए उठे तो इस खाकसार को और वतन अजीज को अपनी दुआ में जरूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।